हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। आज की हम इस सीरीज में लेकर के आए हैं आप सभी के लिए टॉपिक वर्ब। ठीक है, वर्ब जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी इसी के अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं। टेंस जितने भी होते हैं इसी से रिलेटेड होते हैं। मोडाल्स जितने भी होते हैं सारे इसी से रिलेटेड रहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स जितनी भी होती है वे सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है वर्ब। ठीक है, हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हमने जो पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट आखिरकार होता क्या है और सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या क्या चीज़ें पुट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब, और इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती है। टॉपिक है वर्ब। जनरली क्या होता है कि कभी कभी वर्ब में सिंपल वर्ब यूज़ की जा सकती है। सिंपल वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा, या फिर कभी कभी हम सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। नहीं ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं मोडाल्स। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ही आती है एक्चुअल में, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जिनको कहा जाता है। ठीक है, और मोडाल अगर यूज़ किया जाता है तो फिर अन्य मेन वर्ब यूज़ की जाएगी। इनको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद केवल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट तुरंत आ जाता है, अन्य दूसरी कोई वर्ब नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा और एक मेन वर्ब का यूज़ किया जाएगा। इन सभी हेल्पिंग वर्ब में क्या कौन कौन सी वर्ब्स हम यूज़ करते हैं और अगर वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है तो उसका क्या अर्थ निकलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब्स आती है। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत मेनली जो हम रखते हैं वो रखते हैं टू बी, टू हैव, और कुछ लोग इस टू डू को भी इसी के अंतर्गत रखते हैं। तो टू बी, टू हैव और टू डू, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है और इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इट मीन्स इसके बाद कोई अन्य वर्ब नहीं आती है। ठीक है, दो ऑप्शन है, वर्ब की जगह पर या तो आप सिंपली एक वर्ब रख दो या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब रखो। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं क्या कि सिंपल जब वर्ब आती है तो वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब वहां पर यूज की जाती है। तो टू बी, टू हैव और टू डू। समझते हैं कि ये टू बी वर्ब है क्या। टू बी के अंतर्गत हम रखते हैं एम, इज, आर, वाज और वर। सब्जेक्ट के बाद टू बी, सब्जेक्ट के बाद टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर टू बी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, एम, इज, आर, वाज और वर। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एम, इज, आर, वाज, वर आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि कोई दूसरी वर्ब का हम यूज करें। ठीक है, ऐसी वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टू हैव। टू हैव के अंतर्गत हम रखते हैं हैव, हैज या फिर हेड को। किसे रखते हैं, हैव, हैज या फिर हेड को। और टू डू के अंतर्गत हम रखते हैं डू, डज या फिर डिड। ये ऐसी वर्ब्स हैं, इसको आप टू डू के अंतर्गत यह भी समझ सकते हैं, इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऐसे ईएस बोल सकते हैं, इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो है सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब डायरेक्ट आ जाती है और इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है। ठीक है, ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। इनका क्या अर्थ होता है, ये किसी सेंटेंस में क्या मीनिंग लेकर के आते हैं, अगर ये सेंटेंस में पुट कर दी जाती है ये सारी वर्ब्स तो उस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर हमारे सामने टू बी, एम, इज, आर, वाज, वर है तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में, प्रेजेंट के लिए हम किसे यूज करते हैं, तो प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं एम, इज, आर, वाज, वर। ये किसके लिए यूज की जाती है, प्रेजेंट के लिए। और वाज और वर जो है ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हैव, हैज प्रेजेंट के लिए और हेड जो रहेगा वो पास्ट के लिए। इसी प्रकार डू, डज
या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ये प्रेजेंट के लिए रहेंगे, और ये जो डिड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो रहेंगे ये पास्ट के लिए रहेंगे। इजी वर्ड्स में मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रहेंगे सारी वर्ब्स ये प्रेजेंट की रहेगी और ये पास्ट की रहेगी। इनका अर्थ क्या निकलता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये जब एम इज आर वाज वर सेंटेंस में रहते हैं, एम इज आर वाज वर सेंटेंस में रहते हैं, तो ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कहाँ है और कैसा है, पास्ट में क्या था, कहाँ था और कैसा था। ठीक है, जो हैव हैज हैड जो है वो प्रेजेंट में हमें बताते हैं कि किसी के पास कुछ, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है और पास्ट में किसी के पास कुछ था। जो डू डज और डिड है ये प्रेजेंट में हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है और पास्ट में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। बहुत ही सरल है, बहुत ही सामान्य है, समझेंगे। सब्जेक्ट के बाद मुझे अगर एम इज आर दिखाई देता है और उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो सिंपली बताएगा कि क्या है। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, यू आर स्टूडेंट, आप कौन है, आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप कैसे हैं, यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, आप कहाँ है, यू आर एट होम, यू आर एट इंस्टीट्यूट। मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा क्या है, कहाँ है और कैसा है, इसे बताने के लिए प्रेजेंट में हम एम इज आर का यूज़ करेंगे एंड पास्ट में वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बात समझ में आ रही है। दूसरा है टू हैव। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर हैव हैज लगा हुआ आता है और दूसरी कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ किया जा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में इस हैव या हैज का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ निकलता है पास है। क्या अर्थ निकलता है, पास है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास फैमिली है तो आई हैव फैमिली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, किसी के पास कोई चीज़ है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि हमारे दादाजी के पास अच्छा मैनेजमेंट था तो माय ग्रैंडफादर हैड गुड मैनेजमेंट। ठीक है, तो किसी के पास कोई चीज़ है तो हैव या हैज होगा, किसी के पास कोई चीज़ थी तो हम हैड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डू डज। तो डू डज जो है इसका अर्थ क्या होगा कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कोई काम करता है और पास्ट में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं और किया के लिए डिड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। ये दो विकल्प क्यों आए, दो ऑप्शन क्यों आए, इसको भी मैं एक टेबल के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा ताकि इससे रिलेटेड हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। देखिए ये जो फर्स्ट फॉर्म है डू या डज, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए अल्टीमेटली हमें इनका यूज़ किसके साथ करना है, सब्जेक्ट के साथ करना है। किन के साथ करना है, सब्जेक्ट के। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल और ही, शी, नेम, इट। अच्छा, नॉट विजिबल, ओके, नो मैटर। ठीक है, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर है तो ध्यान रखेंगे। अगर आपके लिए ऑप्शन आता है कि डू या डज का यूज़ करो तो ऊपर वालों के साथ आपको डू का यूज़ करना है, नीचे वालों के साथ हमें डज का यूज़ करना है। बात समझ में आ रही है। अगर हमारे पास विकल्प आता है कि हैव या हैज़ का यूज़ करो तो ऊपर वालों के साथ हमें हैव का यूज़ करना है, नीचे वालों के साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमारे पास विकल्प आता है, अगर हमारे पास ऑप्शन आता है कि एम इज़ आर का यूज़ करो तो आई के साथ
आई के साथ आपको एम लगाना है, वी यू दे के साथ आर का यूज़ करना है, ही सी नेम इट के साथ इज का यूज़ करना है। इसी तरीके से वाज वर की बात अगर हो रही है तो आई के साथ हमें वाज का यूज़ करना है, वी यू दे प्लूरल के साथ हमें वर का यूज़ करना है, ही सी नेम इट के साथ हमें वाज का यूज़ करना है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है, विजिबल है, ठीक है। तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमें अगर हमें बताना है कि कोई व्यक्ति कोई काम, जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक है, तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें बताना हो कि किसी के पास कुछ है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमें बताना है कि कोई है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो हम एम इज़ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमें बताना हो कि कोई था, क्या था, कहाँ था, कैसा था, तो हम वाज वर का यूज़ करेंगे। किसके साथ क्या यूज़ करना है, तो भैया कोई करता है तो आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ करना है। इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। डज मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, ठीक है। करता है के लिए इनका यूज़ करना है। किसी के पास कोई चीज़ है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करना है, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करना है। कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो आई ऐसी स्थिति में आई के साथ आपको एम का यूज़ करना है, वी यू दे प्लूरल के साथ आर का यूज़ करना है, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ इज का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति क्या था, कहाँ था, कैसा था, तो आई के साथ वाज का यूज़ करना है, वी यू दे प्लूरल के साथ वर का यूज़ करना है, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वाज का यूज करना है। ये हमने आपको जो जनरल इंफॉर्मेशन दी है ये किसके बारे में दी है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में दी है। इसके कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसे समझते हैं ताकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। समझते हैं, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि भाई हम हेल्पिंग वर्ब में टू बी का यूज़ करते हैं, टू बी में एम इज आर वाज वर का यूज़ करते हैं। क्या बताते हैं, इसके माध्यम से बताते हैं एम इज आर वाज या वर। इसको बहुत ही इजी वे में आपके लिए मैं प्रेजेंट करता हूं। आई वी यू दे प्लूरल, ही शी इट नेम सिंगुलर। कभी कोई सी आ जाए चीज अनकाउंटेबल तो वो भी इसके अंतर्गत आप रख देना, ठीक है। क्या यूज करना है हमें, पहले हमें यूज करना है एम इज आर का। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम, वी यू दे प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, इज। क्या बताएंगे, इस एम इज आर के माध्यम से हम बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कहाँ है और कैसा है। कहाँ पर यूज किया जाएगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एम इज आर का यूज़ कर रहे हैं। मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। हम सनावद में हैं, वी आर इन सनावद। हम इंदौर में हैं, वी आर इन इंदौर। हम दिल्ली में हैं, वी आर इन दिल्ली, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है और कैसा है, उनको बताने के लिए हम इस आई वी यू दे प्लूरल, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ एम इज आर का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ एम का यूज़ किया जाएगा, वी यू दे प्लूरल के साथ आर का यूज़ किया जाएगा, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ इज का यूज़ किया जाएगा। क्या है, कहाँ है, कहाँ है तो वह घर पर है तो ही इज एट होम। वह कैसा है, वह ईमानदार है तो ही इज, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो ही इज ऑनेस्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट है पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो हमने यूज़ किया आई के साथ एम, आर, इज। अब यही बात हमें पास्ट में बतानी है कि कोई व्यक्ति क्या था, कहाँ था, कैसा था, तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे वाज, यू देखिए वर, ही शी नेम इट के साथ वाज। मैं घर पर था, आई वाज एट होम। मैं आपके सामने था, आई वाज इन फ्रंट ऑफ यू। वह घर पर थे, दे वर एट होम, ठीक है, वे ईमानदार थे, दे वर ऑनेस्ट, ठीक है। वह ईमानदार है तो ही इज़ ऑनेस्ट प्रेजेंट में, ईमानदार था तो ही वाज ऑनेस्ट। क्या था तो एम इज आर, क्या है तो एम इज आर, क्या था तो वाज और वर का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें बताना है कि किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, तो हम
ऊपर वालों के साथ हैव का यूज़ करेंगे और नीचे वालों के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। ये सारी हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, जो सॉरी मेन वर्ब पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाती है तो इनका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। तो हैव का मीन्स क्या हो गया, पास है। मेरे पास बोर्ड है तो आई हैव बोर्ड, ठीक है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है तो आई हैव स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमारे के लिए क्या होगा, वी हैव मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी के पास कोई चीज़ है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अगर उसके पास कोई चीज़ है तो ही हैज़ आएगा। किसी का नाम लेकर के हम बोल रहे हैं तो उसके नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, पास है। और अगर किसी के पास कोई चीज़ थी, पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हेड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हेड का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आती है तो वो वर्ब कौन सी होती है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो एम इज़ आर वाज वर आएगी, या हैव हैज़ हैड आएगी, या डू डज डिड आएगा। एम इज़ आर वाज वर अगर आती है तो वो बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, कहाँ है, कैसा है, या क्या था, कहाँ था, कैसा था। अगर हैव हैज़ आती है तो उसका अर्थ निकलता है कि किसी के पास कुछ है या कुछ था। अगर डू डज डिड आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है या किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। सर डू डज का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, तो फ्रेंड्स डू डज का उपयोग कोई व्यक्ति कोई काम करता है के लिए हम करते हैं। यहाँ पर ऊपर वालों आई वी यू द प्लूरल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ही सी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। सर डू डज के हम पूछ रहे हैं, हाँ तो ये डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इस डू में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो डज हो जाता है। तो आई वी यू द प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। ही सी नेम इट सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करते हैं। वर्ब कोई सी भी यहाँ पर आ सकती है, जैसे मेक आ गया तो आई वी यू द के साथ मेक का यूज़ करना है, ही सी नेम इट के साथ मेक्स का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने पूछा आई आस्क्ड, उसने बताया ही टोल्ड, वे आए दे केम, ठीक है। तो इन दिस वे वी यूज डिफरेंट वर्ब्स एज अ मेन वर्ब, ओके। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब भी ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत वर्ब आती है तो कौन सी वर्ब आ सकती है, वो आ सकता है एम इज आर, आ सकता है वाज वर, हो सकता है हैव हैज, हो सकता है हेड, हो सकता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिर उस वर्ब में एस या ईएस लगा हो, या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है। इस डू का वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि भैया हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आएगी कोई सी भी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस वर्ब एक वर्ब की बात अगर करें तो एक वर्ब के रूप में हमारे पास क्या आती है, ठीक है। एक तो टू बी वाली वर्ब आ गई, टू बी के अंतर्गत एम इज आर वाज वर। टू हैव वाली वर्ब आ गई, इसके अंतर्गत हैव हैज हैड, ठीक है। टू डू वाली वर्ब आ गई, इसके अंतर्गत क्या लिखा हमने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इन सारी वर्ब्स को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक वर्ब न यूज़ करके हम एक यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरी यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब। एक हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब्स आती है, मॉडल वर्ब कौन सी होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब्स आती है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम एक टेबल के साथ समझेंगे और आई होप कि आप उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, जनरली हम यूज़ करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब, फिर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आती है और उसका अर्थ क्या निकलता है, उस वर्ब का अर्थ क्या निकलता है समझेंगे, ठीक है, हिंदी मीनिंग के साथ, ताकि आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट आसान रहे, ठीक है। आपको अलग से कुछ स्ट्रगल ना करना पड़े और लैंग्वेज जो है आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा एक चैनल है मास स्टडी,
एक चैनल बना हुआ है मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर के नाम से चैनल भी बना हुआ है। एक हमारे एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर से या एप्पल जहाँ से भी आप ये डाउनलोड करना चाहे वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मास स्टडी, जहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेस मिलेंगे। वहाँ पर हमारा एक ग्रामर का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है जो जिसका चार्जेस मिनिमम चार्जेस है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रामर की सीरीज़ है और वो सारी जो एग्ज़ाम्स है उनको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, सारी एग्जाम्स को उसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आप वो मास स्टडी ऐप से वो ग्रामर कोर्स है और जो बहुत ही नॉमिनल फीस में, अभी जो रक्षाबंधन चल रहा है फेस्टिवल में, तो थोड़ा सा नॉमिनल फीस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस मास स्टडी से वो कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐप है, उस पर जाकर अलग अलग कोर्सेज को हमारे ब्राउज कीजिए, समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब आएगी, उसका क्या अर्थ निकलेगा, समझते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने कैन का यूज़ किया है तो उसके जस्ट बाद अगर हमें वर्ब लगाना है तो हम यूज़ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसी स्थिति में इस हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। क्या बताते हैं ये कर सकता है के माध्यम से? हम बताते हैं किसी व्यक्ति की एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम क्या कर सकता है। ये सब्जेक्ट तो कौन रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा डूअर, काम करने वाला। इसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम इट, किसी का भी नाम लिख दो, कोई सिंगुलर लिख दो, कोई प्लूरल लिख दो, कुछ भी फ्रेज क्लॉज कुछ भी लिखना है वो लिख दो। जैसे हम आपका एग्जांपल लेते हैं कि आप कर सकते हैं, तो क्या यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यू कैन स्विम इन रिवर, आप नदी में तैर सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कैन के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है क्या बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है। नेक्स्ट समझेंगे कि अगर कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो यह बताता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था। ये कर सकता था के अंतर्गत हम क्या बताते हैं, हम वही बताते हैं एबिलिटी एंड कैपेसिटी, लेकिन कहाँ की, पास्ट की हम एबिलिटी या कैपेसिटी बताते हैं, पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बताते हैं। ठीक है, ये अभी एकदम बेसिक यूज़ हम इसका बता रहे हैं। ठीक है, इसकी अलग अलग फंक्शनिंग होगी कि ये जो कुड है कभी कभी परमिशन लेने का भी काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें उसका कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन जो बेस है कि मेनली इसको यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं, कुड के बाद अगर मे यूज किया जाता है तो मे के भी जस्ट बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यहां पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर इनके बाद फिल इन द ब्लैंक आता है, डायरेक्ट वर्ब यूज करना है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मे के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है तो उसका अर्थ निकलता है कि कोई व्यक्ति कोई काम शायद कर सकता है। क्या अर्थ निकलता है इसका, कोई व्यक्ति कोई काम शायद कर सकता है। ठीक है, तो शायद कर सकता है में क्या होता है कि ये एक तो बता रहा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं, संभावना। जब हमें संभावना बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करते हैं, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन इसके साथ बनती है। ठीक है, वो है परमिशन लेने के लिए। वो है कौन सी, परमिशन लेने के लिए। आप जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि सर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मतलब ये क्या है, ये परमिशन लेने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इस मे का यूज हम परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं। सर इसका क्या कोई दूसरा यूज भी है? जी हाँ, एक और यूज है, वह है ब्लेसिंग्स के लिए। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। कैसे, हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर की कृपा से आप दीर्घायुष्य को प्राप्त करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मे है ना, इस मे के कितने उपयोग हम यहाँ बात कर सकते हैं। मे के बारे में हमने बोला कि एक तो ये बताएगा पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, दूसरा बताएगा परमिशन, ठीक है, मतलब अनुमति, तीसरा होगा ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद लेने देने का कार्य करेगा। कौन, मे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर निकल करके आता है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है
ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर मे की जगह हम माइट का उपयोग कभी कभी करते हैं। मे की जगह हम माइट का उपयोग करते हैं। माइट के तुरंत बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। माइट के तुरंत बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये माइट क्या कार्य करता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो फ्रेंड्स समझेंगे। ये जो माइट है ना, माइट भी जिस तरीके से कैन का पास्ट कुड होता है, इन द सेम वे ठीक उसी तरीके से मे का पास्ट माइट होता है। मे का पास्ट माइट होता है। इट मीन्स अगर हम शायद कर सकता है संभावना बता रहे हैं तो मे का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें बताना हो कि शायद कर सकता था, शायद कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, तो ऐसी स्थिति में हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है पास्ट की पॉसिबिलिटी। इट मीन्स संभावना बता रहा है। क्या बता रहा है, पास्ट की पॉसिबिलिटी और संभावना बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं थोड़े बहुत हमारे काम के हो सकते हैं या किसी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर के आते रहे। ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे निवेदन है कि आप उन लोगों को जरूर साझा करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा इंग्लिश डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप ऐसे मित्रों को जरूर साझा कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये अच्छी अच्छी चीज़ें, ये प्यारी प्यारी चीज़ें सब तक पहुँचे और सबका फायदा हो। ठीक है, सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। ठीक है, शायद कर सकता था, कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यह एक और काम करता है, जो माइट है ना, माइट एक और कार्य करता है। सर क्या काम करता है, ये बताता है ना कि कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, संभावना तो बताते हैं लेकिन बहुत कम संभावना होती है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि वह शायद ही करे, वह शायद ही आए। शायद ही जब हम लगाते हैं तो हमारा कहने का जो मीनिंग होता है, जो हमारा कहने का भाव होता है, वह यह होता है कि हमें तो नहीं लगता कि वह व्यक्ति काम करेगा। मतलब शायद ही कोई व्यक्ति कोई काम शायद ही करे, तो शायद ही करे मतलब लेस पॉसिबिलिटी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, लेस पॉसिबिलिटी, मतलब एकदम कम संभावना है, हमें तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, तो कैन का पास्ट क्या होगा, कुड, और मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। कैन बताएगा कर सकता है, कुड बताएगा कर सकता था, मे बताएगा शायद कर सकता है, माइट मतलब शायद कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आएगा शुड। शुड के साथ हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या बताता है, ये बताता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, किसी व्यक्ति ने कोई काम करना चाहिए। ठीक है, कोई काम करना चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि सर को रोज पढ़ाना चाहिए, तो सर शुड टीच रेगुलरली। सर को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए तो सर शुड टीच ऑनेस्टली। मतलब बात क्या हो रही है कि जब हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए तो इन दैट केस हम यूज करते हैं शुड के और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। यहाँ पर जो हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, क्या बता रहे हैं इसके माध्यम से, हम बता रहे हैं किसी व्यक्ति की ड्यूटी को, किसी व्यक्ति के कर्तव्य को, ठीक है, किसी व्यक्ति की ड्यूटी या कर्तव्य को हम बता रहे हैं किसके माध्यम से, शुड के माध्यम से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स क्लियरली। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। सर ऐसी क्यों आशा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। ठीक है, आप और यहाँ पर एकाग्र होकर के देख रहे हैं, इट मीन्स आपको सारी चीज़ें समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। ये हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं यहां। विल के साथ अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, विल और शेल, कभी कभी शेल भी यूज किया जाता है। ठीक है, मोस्टली आजकल विल ही यूज किया जाता है। तो विल या शेल के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है तो यह बताता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा। क्या बताता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा। कब,
फ्यूचर में, कब? फ्यूचर में, भविष्य में, ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, वह आएगा, ही विल कम। सर रोज पढ़ाएंगे, सर विल टीच रेगुलरली, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कोई काम फ्यूचर में करेगा तो हम यूज करते हैं विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगला है विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम इसमें समझ सकते हैं कि अगर हमें बताना है कि कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उसका मन है, तो हम यूज़ करेंगे वांट और वांट्स का। वांट और वांट्स के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा कि कोई व्यक्ति की हम इच्छा बताएंगे। क्या बताएंगे? इच्छा। कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि वह पढ़ना चाहता है, सर पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इसके माध्यम से, ये जो विल है ना, ये इस विल का अर्थ क्या होता है? इस विल का अर्थ होता है इच्छा, डिजायर, है ना। इच्छा, डिजायर, हमारी इच्छा है, मन है, ठीक है। तो इनको अगर हमें बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? वांट या वांट्स का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट के जगह तो पर किसी का भी काम करने वाला व्यक्ति आ गया। अब इसकी से जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इसकी जगह कौन आता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है? अगर यहाँ कैन आएगा तो क्या अर्थ निकलेगा? शुड आएगा तो क्या अर्थ निकलेगा? मे आएगा तो क्या अर्थ निकलेगा? ये सभी के लिए जो बच्चा थर्ड क्लास से में है, उस क्लास से लगा करके 12th में हो या यूपीए किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश कंपलसरी है, उन सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं, उन सभी को साझा कर दीजिएगा, ताकि लैंग्वेज की जो समस्या वे फेस कर रहे हैं उससे वे मुक्त हो पाएँ, उसमें सहयोग हो सके, ठीक है। वांट या वांट्स, बात हम कर रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर हम नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम क्या उपयोग करेंगे और उसका क्या अर्थ निकलेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर मैं यूज़ करूं नीड या नीड्स, तो उसके साथ मुझे अब यहाँ पर नीड या नीड्स जो है ना, कभी कभी मोडाल वर्ब का काम करता है, कभी कभी मेन वर्ब का काम करता है। कभी कभी मोडाल वर्ब का काम करता है, कभी कभी मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर दोनों संभावनाएं बनती है कि कभी कभी सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ किया जाता है, कभी कभी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को कोई काम करने की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है, इसे बताता है, ठीक है। कौन? नीड या नीड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमें लिखा हुआ दिखता है यूज्ड टू। क्या लिखा हुआ दिखता है? यूज्ड टू। यूज्ड टू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स, यूज्ड टू के साथ आप यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य किया करता था। क्या अर्थ निकलता है? कोई व्यक्ति कोई कार्य किया करता था। क्या बताता है ये? यह बताता है किसी व्यक्ति की पास्ट की रूटीन को बताता है, उसकी हैबिट्स को बताता है, उसकी आदतों को बताता है। कौन? यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये तो सिंपल हो गया कि सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद अपन ने पढ़ा था अभी बी वर्ब, ठीक है,
बी वर्ब पढ़ा था। बी वर्ब के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? बी वर्ब के अंतर्गत हमने पढ़ा था एम, इज, आर, वाज, वर। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद अगर बी वर्ब आ जाए, बी का मतलब एम, इज, आर, वाज, वर आ जाए, और फिर अगर यूज्ड टू आए, और फिर अगर यूज्ड टू आए, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म न लगाते हुए हम यूज करेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या यूज करेंगे? देखिए जनरली सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज्ड टू आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद बी आ रहा है और फिर अगर यूज्ड टू आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा कोई व्यक्ति कोई कार्य करने का आदी है। आदी है मतलब क्या है? आदी है मतलब वह कोई काम करने का एडिक्टेड है। क्या है? एडिक्टेड है, उसे कोई काम करने की लत है। ठीक है, तो उसे बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एम, इज, आर, वाज, वर, यूज्ड टू और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। समझ में आ रहा है कि भाई अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहां पर कोई सा सेंटेंस लिखा हुआ आता है तो हम उसका अर्थ निकाल सके। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म आता है तो किया। अगर लिखा हुआ आ जाए कि डिडंट या डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाता है, डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, तो इसका अर्थ निकलता है किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। यह क्या हो सकता है? यह भी पास्ट की घटना हो सकती है। यह भी क्या हो सकती है? पास्ट की घटना हो सकती है, या पास्ट में की गई कोई सी एक्शन होती है। ठीक है, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें बताना हो कि डजंट, डोंट या फिर डजंट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो यह बताता है डिडंट के साथ, इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, और यह बताता है कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। जब हम बताते हैं ना कि वो नहीं, मैं नहीं जानता हूं, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड। ठीक है, कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है तो हम डोंट या डजंट का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं है? ये भी क्या बताते हैं? यह भी बताते हैं प्रेजेंट की किसी की आदत को बताता है। ठीक है, उसके डेली रूटीन को बताता है। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस नहीं, ये नेगेटिव वाला हो गया ना, नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। बी के साथ मतलब बी मतलब एम, इज, आर के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जा रहा है, एम, इज, आर के बाद अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जा रहा है, तो इसका अर्थ निकलता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। ठीक है, क्या अपना अर्थ निकलता है? कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। क्या बताते हैं इसके माध्यम से कि भैया जब हमें बताना हो कि कोई कार्य प्रेजेंट में, जब कोई कार्य प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, जब कोई कार्य प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम वाज या वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था। कब कर रहा था? पास्ट में कर रहा था। कब कर रहा था? पास्ट में कर रहा था। ठीक है, पास्ट में कर रहा था मतलब पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में कंटिन्यू था। ठीक है, तो उसे हम क्या किस स्ट्रक्चर से यूज करते हैं? वाज या वर्ब के साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स
क्लियरली। और मैं आपको एक चीज़ का और अश्योरेंस दे दूं कि ये जो आपको ये 2 स्लाइड जो दिख रही है ये दिखने में हो सकता है कि सामान्य हो, और अगर ये 3 स्लाइड अगर हम बात करें, एक इसमें कि एम इज़ आर वाज वर वाला, ठीक है, और ये कैन कुड शुड वाला, अगर इसको आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई सा भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपके वर्ब कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वह सारे कॉन्सेप्ट भी यही क्लियर हो रहे हैं। कैन के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कुड के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वांट या वांट्स के साथ, ठीक है, नीड या नीड्स के साथ टू विल भी लगा सकते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज्ड टू आता है तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सब्जेक्ट के बाद बी मतलब एम इज आर वाज वर आ रहा है, फिर यूज्ड टू आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगाना है। डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डोंट डजंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। एम इज आर के पहले अगर सब्जेक्ट हो तो हम कंटिन्यूअस जब आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, वाज वर के साथ आईएनजी, यहाँ पर इनके साथ थर्ड फॉर्म आता है लेकिन पैसिव में आता है और इसका अर्थ अलग निकलता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाज वर के साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट समझेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हैव या हैज आता है और उसके साथ हम वर्ब लगाने की बात अगर करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है हमेशा, और इसका अर्थ निकलता है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका है। मतलब क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि कोई कार्य प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है। जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है और वो प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है तो हम हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से हेड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। अर्थ निकलता है कि कोई व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था या कोई काम पूरा हो चुका था। यह बताता है कि कोई कार्य पास्ट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका था। क्या बताता है? कि कोई कार्य पास्ट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका था। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ तक आई थिंक आज के लिए सफिशियंट है, क्योंकि ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इनको अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो ग्रामर के अंदर जितने भी रूल्स आ रहे हैं, जितने भी रूल्स मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर के जितने भी रूल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर को लेकर के यूजर रूल्स आ रहे हैं, जो वर्ब के फॉर्म को लेकर के रूल्स आ रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाएंगे। आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वे सारे लेक्चर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जो है ये 2 स्लाइड्स हमने जो देखी है स्पेशली, इनको आप जरूर देखिएगा, इनको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप सभी के लिए वे सारे कॉन्सेप्ट्स आसान हो जाए। एक और इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें है एक विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा। कब कर रहा होगा? फ्यूचर में, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। जब कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो हम क्या यूज़ करते हैं? विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर हमें बताना है कि कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, तो हम ऐसी स्थिति में विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसका अर्थ निकलता है कर चुका होगा। यह 2 स्ट्रक्चर मैंने इसलिए ऐड करवाए हैं ताकि इनकी हेल्प से मोडाल्स के सारे कंटिन्यू और मोडाल्स के सारे परफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सको। ठीक है, तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा कोई काम तो विल बी का यूज करेंगे, और कोई काम फ्यूचर में अगर परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका होगा, ठीक है, तो हम विल हैव के साथ
वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ग्रामर के अंतर्गत हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं और उनका क्या अर्थ निकलता है के बारे में डिस्कशन हमने की है। तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंप्लीट देखिएगा, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, जो 10th 12th है या कॉलेज जिस लेवल पर भी हो, और उनके सब्जेक्ट में अगर अंग्रेजी है तो ये आपके लिए। और हाँ, एक और चीज़ इसमें अच्छी है कि जो स्पोकन इंग्लिश के पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। इसके माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो आई है, और जो भी खाना खाने के लिए वर्ब ईट है तो थर्ड फॉर्म लगा दिया तो आई हैव ईटन हो गया। ठीक है, मैंने खाना खा लिया था तो आई हैड ईटन होगा। मैं खाना खा रहा हूँगा तो आई विल बी ईटिंग फूड होगा। तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा वर्कआउट अगर आप करते हैं तो आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला जो भी नोटिफिकेशन आए तो अगला जो भी लेक्चर इस सीरीज़ के अंतर्गत आए तो आप तक वो पहुँच पाए। ठीक है, आप हमारा एक चैनल है मास स्टडी, ठीक है, एक हमारा और चैनल है मास स्टडी जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ली जाती है। ठीक है, और दूसरा एक मास इंग्लिश ग्रामर जिस पर आप देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मास स्टडी करके एक ऐप भी है हमारा। ठीक है, आप ऐप जो है एंड्रॉयड में या फिर जो iOS सिस्टम जो है उसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, आईफोन वाले सिस्टम में, तो वहाँ पर आप इस मास स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ग्रामर से रिलेटेड वहाँ पर कोर्स, कंप्लीट ग्रामर का कोर्स भी मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट इंग्लिश और एकदम मिनिमम शुल्क में हमने अवेलेबल कराई है आप सभी के लिए। तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग अलग क्लासेस भी वहाँ पर उससे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, पर्सनल अगर आप ट्यूटिंग पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए तो कंप्लीट इंग्लिश का कंप्लीट पैकेज हमारे पास अवेलेबल है मास स्टडी ऐप पर, तो आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।